स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का मेरे तरफ से एंड स्टडी IQ के IAS की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे 5th लेक्चर में एक इनोवेटिव सीरीज के जिसका नाम है ज्योग्राफी मैटर्स। मुझे पता है काफ़ी विलम्ब हुआ है, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग वेट फॉर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, बट अभी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एंड मुझे पता है कि आप सब लोग इस लेक्चर की बहुत दिनों से राह देख रहे थे, आप जानने में उत्सुक थे कि अभी और क्या बड़े बड़े टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो गाइज, आप सबका वेट फाइनली ओवर होता है, ये सीरीज फिर से शुरू होती है। एंड इस सीरीज के माध्यम से, थ्रू दिस सीरीज गाइज, मी प्रीतेश माथुरकर, आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS। मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि ये सीरीज आपको कम से कम 30 मार्क्स लाएगी कहाँ पे, प्रीलिम्स में, एंड कम से कम आपको 100 से 300 मार्क्स लाएगी कहाँ पे, मेंस में। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस, ये कंटेंट की डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी रहेगी कहाँ पे, प्रीलिम्स में एंड मेंस में। ये मेरा आपसे वादा है। एंड गाइस, थ्रू दिस सीरीज आई टेंड टू अचीव 3 थिंग्स। इस सीरीज के माध्यम से मैं 3 चीजें आप सबके साथ अचीव करना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू अचीव विद ऑल ऑफ यू इज कि हम लोग बेसिकली 50 to 60% ऑफ योर GS ज्योग्राफी सिलेबस इस सीरीज के थ्रू खत्म कर लेंगे, ताकि आप लोगों को GS ज्योग्राफी काफी आसान लगे। एंड हाँ, मैं बीच बीच में एडवांस लेवल कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते करते हम लोग मेंस का भी टारगेटिंग कर लेंगे, ताकि आपको ओनली 30 to 40% सिलेबस कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कहाँ से, मेंस से। सेकंड चीज मैं जो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा थ्रू दिस सीरीज इज मैपिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एवरीडेज लेक्चर। तो हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको 5 to 10 मिनट्स पिछले सेशन की जो भी हमने चीजें डिस्कस की है उनका क्विक रिविजन करता हूँ। आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन द वर्ल्ड मैप। तो गाइस, मैं आपके साथ पूरे दुनिया के मैप्स जितने भी हैं, जितनी भी हमारी एटलस आउटलाइन है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ऑल द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरा आपसे वादा है कि हम लोग उसे भी फिनिश कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगा जो भी अभी फिलहाल प्रेजेंटली चल रहे हैं। तो ऐसी ये सीरीज है जिसका नाम है ज्योग्राफी मैटर्स। यू हैव, डज ज्योग्राफी मैटर, क्वेश्चन मार्क। क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? हाँ, ज्योग्राफी मैटर करती है। ओके, देन यू हैव एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? हाँ, ज्योग्राफी सही में मैटर करती है जनाब। एंड देन यू हैव फुल स्टॉप, दैट ज्योग्राफी इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हर एक चीज ज्योग्राफी से शुरू होगी एंड ज्योग्राफी पे अंत रहेगी। तो ये एक बहुत इनोवेटिव सीरीज है जहां पे हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एंड वो हमारे धरती पे कैसे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है वो यही है, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन गाइस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा 5th लेक्चर। तो शुरू करने से पहले मैं क्विकली रिवाइज करना चाहूंगा जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो इन लास्ट लेक्चर नंबर 4 वी डिड डिस्कस कि कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। तो अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूँ कि कैसे ज्योग्राफी डेजर्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है, एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है टाइगा बेल्ट को बनाने में, कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है परमाफ्रॉस्ट बनाने में। तो क्विकली आई एम रिवाइजिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर से कंटिन्यूअसली हवा ऊपर उठेगी, एयर विल कंटिन्यूअसली राइज अप फ्रॉम द इक्वेटर। व्हाई? बिकॉज इक्वेटर जो है गाइस, ये इक्वली एक्सपोज रहती है सन को 65 डेज अ ईयर। ओके, ये इक्वली एक्सपोज रहेगी सन को। तो बिकॉज ऑफ दिस, ऑन इक्वेटर आपको 2400 घंटे क्या मिलेगा? डायरेक्ट सनलाइट। 2400 घंटे मीन्स वो हाफ पार्ट इक्वेटर का जो एक्सपोज है सन को, कोई ना कोई तो हाफ पार्ट इक्वेटर का एक्सपोज रहेगा कि नहीं रहेगा। So equator will have no seasons, equator will have the same weather, and on equator, because of direct perpendicular insolation of the sun, you will have what? You will have continuous vertical upliftment. जो हवा है वो इक्वेटर से कंटिन्यूअसली ऊपर उठते जाएगी। जैसे जैसे वो हवा ऊपर उठेगी, ये हवा क्या करेगी? ये हवा पहुंचेगी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी
एक लेयर जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। ओके, हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस भी लेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स का, एटमॉस्फेयर कैसा है हमारा, बट अभी के लिए आप समझिएगा कि एक लेयर आती है ट्रोपोपॉज जो बेसिकली ट्रोपोस्फियर को एंड जो हमारी सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर को उसे डिफरेंशिएट करती है, उसका नाम है ट्रोपोपॉज। ओके, ट्रोपोपॉज। एंड ये हवा इक्वेटर से जो ऊपर उठेगी वो जाएगी ट्रोपोपॉज तक। जैसे ये हवा ट्रोपोपॉज तक पहुंची, ये हवा क्या करेगी, इट विल स्टार्ट डाइवर्टिंग टुवर्ड्स द पोल्स। बट क्या गाइस ये हवा पोल्स पे जाके सिंक करेगी? आइडियली तो इसने पोल्स पे जाके सिंक करना चाहिए था एंड इट शुड हैव कम टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्या ये ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैसी हवा इक्वेटर से ऊपर उठ के ट्रोपोपॉज से डाइवर्ज करके पोल्स की तरफ जाएगी, कौन सा फोर्स आएगा एक्शन में? यस, यू हैव गेस्ड इट ऑल राइट, इट इज बेसिकली द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है गाइस? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिटेल एनालिसिस दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। तो कोरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स है। एपरेंट फोर्स इन द सेंस कैसा? ये फोर्स को आप देख नहीं सकते हो। ये फोर्स लगता किस वजह से है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो धरती पे जितनी भी सर्कुलर मोशन होती है, उस मोशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या होता है, ये फोर्स बेसिकली एप्लीकेशन में आता है। ये फोर्स क्या करता है बेसिकली? ये फोर्स बॉडीज को डिफ्लेक्ट करता है। ये फोर्स बॉडीज को कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा? टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एक्सरसाइज भी बताई थी कि आप अगर रोज सवेरे ब्रश कर रहे हो तो प्लीज देखिएगा कि पानी जो है वो सिंक में किस डायरेक्शन में स्वेल होके नीचे जाता है। तो अगर आप इक्वेटर के नॉर्थ में हो, ये है हमारा इक्वेटर, सो दिस इज अवर इक्वेटर। तो इफ यू आर टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो पानी किस डायरेक्शन में स्वेल होके जाएगा? आपके राइट डायरेक्शन। एंड अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो पानी आपके लेफ्ट में स्वेल होके बेसिंक में जाएगा। तो बेसिकली जो कोरियोलिस फोर्स है गाइस, ये कोरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स है। वो लगता किस वजह से है? वो लगता है इस वजह से बिकॉज धरती का रोटेशन हो रहा है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर मैं आपको टेक्निकल रीजन बताऊं क्यों, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दिस सर्कुलर मोशन ऑन अर्थ। बिकॉज जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो जो आपका डिस्टेंस है धरती के सेंट्रल एक्सिस से वो कम होने लगता है। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो आपको डिफ्लेक्शन बढ़ाना पड़ता है। ओके, सो ये टेक्निकल रीजन है। टेक्निकल रीजन बेसिकली आपको इतना भी जान के यू वोंट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स और इन मेंस, बट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर कि हाँ, ये किससे लिंक्ड है कोरियोलिस फोर्स? ये लिंक्ड है जनाब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? जैसी हवा ये ट्रोपोपॉज तक पहुंची, जैसे ही ये पोल्स की तरफ डाइवर्ट होना चालू हुई, ये कोरियोलिस फोर्स हवा को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। एंड जैसे ही हवा डिफ्लेक्ट होगी, वैसे ही क्या होगा? वैसे ये हवा सिंक कहाँ करेगी? दिस एयर विल सिंक एट रफली 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्रीज साउथ में भी सिंक होगी। तो जैसे ही हवा सिंक होगी यहाँ पे अगर हवा सिंक हो रही है, तो which pressure belt you will be finding over here? So you will be finding a pressure belt called as subtropical high pressure belt ऊपर भी, and you will be finding a subtropical high pressure belt down also. This is our STHP. This is also our subtropical high pressure belt. And इक्वेटर से अगर हवा ऊपर उठ रही है तो इक्वेटर पे जनाब कैसा प्रेशर बेल्ट बनेगा? You will have the equatorial low pressure. Okay. तो ELP STHP ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक के पढ़ा था। तो गाइस अभी मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में आप ये भी जान पाएंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे सर्कुलेट होता है धरती पे, एंड आप जान पाएंगे कैसे हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स बनते हैं, एंड उसके वजह से कैसे हमारा ताइगा रीजन बनता है, कैसे हमारा परमाफ्रॉस्ट रीजन भी बनता है। तो चलिए, after this quick revision, let me just start with the development of the taiga and the permafrost. And हाँ, अगर ये हवा 30 to 35 degrees latitude पे सिंक कर रही है, if this air is sinking around 30 to 35 degrees north and south,
तो आपको बेसिकली 30 टू 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पे प्रीडोमिनेंटली क्या मिलेंगे? डेजर्ट्स। तो नॉर्थ में आपके पास बड़े बड़े डेजर्ट्स का नाम है दी सहारन डेजर्ट। मैंने आपको बताया सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है दुनिया का, सबसे बड़ा डेजर्ट आता है हमारा अरेबियन पेनिनसुला में। तो दिस इज वेयर यू हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सैंडी एक्सपांस, रूबल खाली। इंडिया में हमारे पास थार है। ओके, चाइना में आपके पास एक डेजर्ट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं टकला मकाम डेजर्ट। ओके, एंड अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, 2/3 ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कंप्लीट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये डेजर्ट है। इवन अफ्रीका में भी आपको डेजर्ट्स मिलते हैं, जैसे कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट। तो ये सारे डेजर्ट्स आपको सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे जनाब? बिकॉज यहाँ पे एयर क्या हो रही है? यहाँ पे एयर हो रही है सिंक। द एयर इज सिंकिंग ओवर हियर, हेंस यू विल हैव हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट क्या करेगा? ये बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। अगर हाई प्रेशर है, अगर दबाव है, तो क्या हवा ऊपर उठेगी? नहीं, हवा ऊपर नहीं उठेगी। अगर हवा ऊपर उठ नहीं रही है तो क्या एयर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाएगी? क्या आपको रेनफॉल मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड हाई प्रेशर है तो सन की रेज क्या होगी? डायरेक्टली पहुंचेगी ग्राउंड तक। क्यों? बिकॉज क्लाउड्स तो है नहीं रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। इसी वजह से आपको ये लोकेशंस पे मिलते हैं डेजर्ट। तो गाइज, आई एम नाउ टेकिंग फॉरवर्ड द डिस्कशन फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ मैं आप सभी का अभी बहुत ज़्यादा ध्यान चाहूँगा, बिकॉज अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लाइमेटोलॉजी सिलेबस का। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे ज्योग्राफी मैटर करती है, कैसे जियोफिजिक्स मैटर करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ताइगा बेल्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, जिसे हम लोग टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। तो गाइस प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एंड इसे आपके साथ आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार आती है हर एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी में। तो गाइस, अगर आप मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बंदे से जो खुद 4 कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर चुका है, जो खुद बहुत सारी दुनिया देख के आया है, एंड हु इज़ नॉट ओनली अ जोग्राफर बाय प्रोफेशन बट अ जोग्राफर बाय हार्ट। तो गाइस, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं रहेगी, बिकॉज स्टडी IQ IAS आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट ला रहा है फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। हमारी बैचेस शुरू हो रही है 24 जुलाई से शार्प एट 1 PM। तो अगर आप मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी मैटर सीरीज ले रहे हैं उसी इंटरेस्टिंग वे से हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़े, तो यू आर प्लीज वेलकम टू ज्वाइन दिस optional syllabus with me, Pritesh Mathurkar. Okay, I am the lead optional faculty at Study IQ IAS. You can use my code PM Live आप यूज कर सकते हैं, एंड इसे यूज करके मात्र आप 15,999 में मुझसे ऑप्शनल पढ़ पाएंगे। ओके गाइस, चलिए, so let's now start our discussion and I want your utmost attention. प्लीज इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा एंड इसे बेसिकली अपने जहन में उतारिएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा हमारे धरती को हमारे टाइम बिंग के लिए श्रिंक कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग समझ पाए। तो गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड नाउ वी आर मूविंग अबव। नाउ गाइज, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कशन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जो हम लोग बाद में भी करेंगे, बट मुझे पता है कि आप सब लोग इतने तो काबिल हो एंड आप सब लोग इतने तो समझदार हो कि आप अभी समझ ही लोगे इस चीज को। तो बेसिकली विथ योर परमिशन आई एम ऑल्सो गिविंग यू एडवांस लेवल कंसेप्ट। ओके, तो गाइस, जैसे इक्वेटर से हवा ऊपर उठेगी एज द एयर इज राइजिंग ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है गाइस? इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन है। इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन यानी क्या कि सन की रेज जो है ये 90 डिग्री गिरती है इक्वेटर पे। दे आर ऑलमोस्ट क्या, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर। तो जो भी सन से इंसोलेशन आता है धरती पे वो हमेशा 90 डिग्री गिरेगा इक्वेटर पे। सो इक्वेटर पे अगर आप जाओगे तो आपको इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन मिलेगा। क्यों? बिकॉज इक्वेटर की जमीन होती ही उतनी गर्म है, तो इस वजह से इक्वेटर से बहुत ज्यादा हवा जो है वो ऊपर उठती है। एंड जैसे ये बहुत ज्यादा हवा इक्वेटर से ऊपर उठती है, क्या करती है पता है आपको? ये जो ट्रोपोपॉज की हाइट है ना, ट्रोपोपॉज मीन्स वो लेयर जो हमारे
इनिशियल लेयर को हम लोग जिसे वेदर लेयर भी कहते हैं धरती की, ट्रोपोस्फियर को सेपरेट करती है किससे? स्ट्रेटोस्फियर से। तो ये लेयर क्या करेगी? ये लेयर जो है बिकॉज ऑफ इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन, ये लेयर की जो हाइट है इक्वेटर पे ये बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज नीचे से बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है और नीचे से बहुत ज्यादा हवा ऊपर उठ रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन जो हमारे ट्रोपोपॉज की हाइट है इक्वेटर पे वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू पोल्स पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल कंसेप्ट है बट मुझे पता है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे एंड समझ लेंगे। ओके, क्या हो रहा है? इक्वेटर पे जो सन का इंसोलेशन है गाइस, ये 90 डिग्री गिरता है एंड ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। ये बदल रहा है। इक्वेटर की क्या पोजीशन बदल रही है? क्या इक्वेटर की ओरिएंटेशन बदल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब ये तो कांस्टेंट है। इस वजह से इक्वेटर से कॉन्स्टेंटली हवा ऊपर उठेगी। एयर विल कॉन्स्टेंटली बी फोर्स टू राइज अप। क्यों? बिकॉज इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स होते ही उतने गर्म है। गर्म इन द सेंस कि यहाँ पे इंसोलेशन डायरेक्ट है तो हवा गर्म होके ऊपर उठेगी एंड जैसी ये गर्म हवा ऊपर उठेगी ये ट्रोपोपॉज को क्या करेगी? ये ट्रोपोपॉज को ऊपर पुश करेगी। हेंस द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट द इक्वेटर इज मोर द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज एट द पोल्स। तो जो ट्रोपोपॉज होता है जनाब हमारा वो कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से देखिएगा, जो ट्रोपोपॉज रहेगा हमारा वो इस तरीके से रहेगा। तो इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, ओके, ये पोल्स की तरफ डाइवर्ट हो गई। बट जैसे ये पोल्स की तरफ डाइवर्ट हो गई कोरियोलिस फोर्स आएगा, इसे डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हवा डिफ्लेक्ट हो गई वो हो गई ठंडी। जैसे हवा ठंडी हो गई, हवा ने कहाँ सिंक कर दिया? एट अराउंड 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ। तो ये इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, ये ट्रोपोपॉज से डाइवर्ट हुई एंड ये सिंक हो गई कहाँ पे? 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ पे। तो अभी ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही हवा सिंक करेगी तो एक ब्रांच हवा की आएगी इक्वेटर पे। ओके, इक्वेटर की तरफ ये ब्रांच आएगी हवा की टू कंप्लीट दिस वन वर्टिकल सर्कुलेशन सेल। तो जैसे ये हवा यहाँ पे सिंक कर गई, सो यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ विच बेल्ट? यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, एंड इक्वेटर पे आपका क्या बनेगा? इक्वेटर पे आपका बनेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इतना तो आप सबको समझ में आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन? अनदर ब्रांच, ये जो हवा सिंक कर रही है तो हवा यहाँ पे हाई प्रेशर है जनाब। हाई प्रेशर से हवा किस तरफ डाइवर्ट होगी? लो प्रेशर की तरफ। ये तो कुदरती कानून है। ओके, जो हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन है विंड की, जिसे हम लोग कहते हैं एडवेक्शन, तो एडवेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है क्या? द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से हवा डाइवर्ट किस तरफ होगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ। एंड और एक ब्रांच कहां पे जाएगी इसकी? जो एयर सिंक हो रही है इसकी और एक ब्रांच कहां जाएगी? इट विल गो टुवर्ड्स दी पोलर लैटिट्यूड्स। क्यों? बिकॉज हाई प्रेशर है। इफ वी आर कंसिडरिंग हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर इज ए एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। हाई प्रेशर इज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। इसे हम लोग कहते हैं AOD, एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। व्हाई एरिया ऑफ डाइवर्जेंस? बिकॉज दबाव ज्यादा है हवा का। तो अगर दबाव ज्यादा है हवा का तो हवा यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ओके, मैं सिंपल एग्जांपल में देता हूँ आप लोगों को। आप सब लोग किसी ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी ना किसी मॉल में तो गए होगे जिंदगी में, है ना? तो रेस्टोरेंट के अंदर एसी चलता है, मॉल्स के अंदर भी आपका एसी चलता है, एयर कंडीशनिंग होती है। एयर कंडीशनिंग इन द सेंस कि आप हवा को क्या करते हो? ठंडा करते हो। अगर आप हवा को ठंडा करोगे तो क्या होगा? एयर क्या होगी? डेंसिफाइड होगी। एयर का वेट बढ़ेगा बिकॉज कोल्ड एयर विल बी मोर डेंसर, वो डेंस रहेगी। तो मॉल के अंदर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। मॉल के बाहर कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। रेस्टोरेंट के अंदर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। रेस्टोरेंट के बाहर कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। तो आपने जैसे डोर खोला, आपके चेहरे पे क्या आता है? ठंडे हवा का झोंका आता है या नहीं आता है? That is basically the air diverging from the high pressure to air converging towards the low pressure outside. ये तो मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। मुझे पता है आप सब लोगों ने बचपन में वो फ्रीजर का डोर तो खुला होगा ना ठंडी हवा लेने के लिए, समर्स में, है ना? उसके लिए आपको आपके मॉम डैड ने बढ़िया आशीर्वाद भी दिया होगा, है ना? ओके, सो यू कैन,
कोरिलेट ज्योग्राफी विथ इवन योर चाइल्डहुड, इसलिए बोलता हूँ कि ज्योग्राफी मैटर बहुत करती है। ओके, तो वो जो है ना ठंडी हवा का झोंका रेफ्रिजरेटर से, क्यों? बिकॉज हाई प्रेशर एरिया इज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस एंड लो प्रेशर अगर आप कंसिडर करेंगे तो लो प्रेशर क्या है? लो प्रेशर इज एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों? बिकॉज हाई प्रेशर से हवा डाइवर्ट होके किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। तो जो लो प्रेशर है इसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। प्लीज इसे भूलिया मत। ओके, तो गाइस ये जो हवा है जो बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बेसिकली सिंक हो रही है, एक ब्रांच गई इक्वेटर की तरफ, हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से एक ब्रांच जाएगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, दूसरी ब्रांच जाएगी कहाँ पे? हमारी दूसरी ब्रांच जाएगी पोल्स की तरफ। एंड जहां से ये पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, हमारे पोल्स पे कैसा प्रेशर है प्लीज बताइए आप लोग। ओके, हाउ इज द प्रेशर एट पोल्स? पोल्स पे तो प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। क्यों? बिकॉज पोल्स तो इनहेरेंटली ठंडे है या नहीं है? क्या सन का इंसोलेशन पोल्स तक परपेंडिकुलरली पहुंच पा रहा है? नहीं। सन का इंसोलेशन मैक्सिमम परपेंडिकुलर कहां तक पहुंचेगा? टिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद सन की रेस तो जो पोल्स की तरफ है ये तो स्लांट होना शुरू होगी कि नहीं? देखिएगा ये एंगल, देखिएगा। ओके, सी दिस एंगल, ये एंगल जो है ये स्लांट होते होते जा रहा है। तो अर्थ का स्पेरिकल शेप एंड अर्थ की एक्चुअल टिल्ट इस वजह से, क्या पोल्स पे सनलाइट डायरेक्टली रीच हो रहा है जैसे इक्वेटर पे हो रहा है? नहीं। तो पोल्स पे तो सनलाइट कैसा है? डिफ्यूज्ड है, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। क्यों? बिकॉज उसे ज्यादा एटमॉस्फेयर से भी ट्रैवल करना है एंड अर्थ का जो स्पेरिकल शेप है एंड जो अर्थ का एक्चुअल टिल्ट है उस वजह से एज कंपेयर टू इक्वेटर, पोल्स पे आपको सनलाइट कैसे मिलेगा? डिफ्यूज्ड मिलेगा। जैसे ही आपको डिफ्यूज सनलाइट मिलेगा तो पोल्स तो गाइस वैसे भी ठंडे ही रहेंगे, वेदर समर्स रहे या विंटर्स रहे। एंड आप सबको पता है पोल्स पे क्या होता है? 6 महीने के दिन एंड 6 महीने की रात। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन है। ओके, तो बेसिकली पोल्स तो वैसे ही ठंडे हैं। पोल्स पे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। तो अगर हाई प्रेशर है तो हवा यहाँ से क्या करेगी? डाइवर्ज आउट करेगी। तो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए, जो हवा का झोंका इन द सेंस जो ब्रांच ऑफ एयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रही थी, ये क्या करेगी? ये एयर मिलेगी जो पोल से ठंडी हवा आ रही है उससे। ये एयर क्या करेगी? ये एयर मिलेगी किससे? जो पोल से ठंडी हवा आ रही है उससे ये एयर मिलेगी। एंड एट अराउंड 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, एट अराउंड 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, पता है आपको क्या होगा? ये जहां पे ये दोनों ब्रांचेस मिल रही है, जैसे ये दो ब्रांचेस मिलके टकराएगी, यहाँ पे एयर का होगा फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है? जो हवा सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे सिंक हो रही थी उसकी एक ब्रांच गई इक्वेटर की तरफ, दूसरी ब्रांच जा रही है पोल्स की तरफ। गाइस पोल्स तो हमारे इनएडवर्टेंटली ठंडे ही है ना। क्यों ठंडे हैं? बिकॉज क्या पोल्स तक डायरेक्ट इंसोलेशन पहुंच पा रहा है? नहीं। पोल्स पे जो इंसोलेशन है वो कैसा जा रहा है? डिफ्यूज जा रहा है ना। इस साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था ये। ओके, तो ध्यान से समझिएगा इसे। क्यों डिफ्यूज्ड है? बिकॉज जो अर्थ का स्फेरिकल शेप है एंड जो एक्सियल टिल्ट है, मैंने तो अभी धरती को सीधा निकाला है, धरती कैसी है हमारी? इट इज लाइक दिस। तो पोल्स तक पहुंचते पहुंचते सनलाइट कैसे हो जाता है? स्लांट हो जाता है एंड सनलाइट हैज टू ट्रैवल थ्रू ग्रेटर अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है एटमॉस्फेयर का, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करेगी सनरेज, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। इसलिए पोल्स जो है दे आर द जोन्स ऑफ ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट इन द सेंस क्या? आप सबने सुना होगा उषा एंड संध्या। ओके, सनराइज के ठीक पहले एंड सनसेट के ठीक बाद जो सनलाइट बचता है ना हमारे एरियाज में, उसे हम लोग कहते हैं ट्वाइलाइट। तो गाइस पोल्स आर द जोन ऑफ ट्वाइलाइट। एंड मैं तो बोल रहा हूं कि पोल्स पे तो सर, पोल्स पे मैडम 6 महीने का दिन एंड 6 महीने की रात। तो आप बोलेंगे सर 6 महीने का दिन मीन्स क्या? क्या सनलाइट यहाँ पे 24 घंटे रहेगा? नहीं, यहाँ पे 24 घंटे क्या रहेगा? ट्वाइलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। एंड इफ आई टेक यू टू पोल्स,
नॉर्थ पोल पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ 21st ऑफ जून, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सनराइज कैसे रहेगा, ये सन धीरे से ऊपर आया, ये ऐसे 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 रहेगा। सन विल नेवर कम अबव योर हेड। जैसे आप जहां पे हो अभी, तो ठीक 12 बजे आपके हिसाब से सन आपके सर के ऊपर होता है। पोल्स पे सन कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं जाएगा। पोल्स पे सनराइज कैसे होगा, देखिए आपके स्क्रीन का रेफरेंस लीजिए। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये जो आपकी स्क्रीन की जो बाउंड्री है ना, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसे, तो आपके फोन की जो स्क्रीन की लोअर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री, इसे आप हॉरिजॉन देखिएगा। ठीक है, ये लोअर बाउंड्री है ना आपके स्क्रीन की, इसे आप हॉरिजॉन समझिएगा। थिंक दिस एज हॉरिजॉन। ठीक है, तो सन कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये सन ये ऐसा राइज करेगा, ये ऐसा 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 राइज करेगा, ये सन ऐसा ही रहेगा। द सन विल बी लाइक दिस ओनली। ओके, एंड इफ द सन इज सेटिंग, द सन ऐसा ही सेट होगा। सन कभी भी ऊपर नहीं आएगा। सन विल नेवर कम अबव योर हेड। तो गाइज, this is a very innovative concept. You can take the reference of your screen as the horizon. तो सन ये ऐसा ऊपर आ गया, बस ये यहीं पे रहेगा। इट विल बी लाइक दिस ओनली। सन कभी भी ऐसा नहीं आएगा। इसलिए जो पोल्स है हमारे, तो इनको यहाँ पे क्या मिलता है, डिफ्यूज्ड सन। ओके, तो गाइस, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज कि पोल्स हमारे है इनएविडेंटली ठंडे। ओके, ठंडे है, तो यहाँ पे है हाई प्रेशर हमारा, एंड ये हाई प्रेशर काफी स्ट्रांग है। पोल्स आर वेरी कोल्ड, राइट? तो पोल्स से भी हवा क्या होगी, हमेशा डाइवर्ज आउट करने की कोशिश करेगी। तो पोल से जैसे ही ये ठंडी हवा नीचे आई, एंड इट इज मीटिंग विथ व्हाट, इट इज मीटिंग from the air which is coming from the subtropical high pressure belt. तो at around 60 to 65 degrees north, what will happen, यहाँ पे होगा air का forced upliftment. So this is our 60 to 65 degrees north. This is our 30 to 35 degrees north. This is our 0 degree equator. So over here you will have forced upliftment of air. प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। ओके, ये नेचुरल नहीं, ये फोर्स्ड है। क्यों? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेट हो रही है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, उस वजह से ही क्या हो रहा है, आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी हो रहा है इंड्यूस। एंड प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे एयर का फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बेल्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बनेगा सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। सर हमने 9th and 10th में तो रट्टा मारा था, आज हमें संसार का ज्ञान मिल गया। आज जो हमारे दिमाग के दरवाजे हैं, जो हमारे दिमाग के केवड़ा इन द सेंस कि वो रहता है ना दरवाजा, केवाड़ खुल गए। ओके, इट्स बेसिकली राजस्थानी वर्ड। ओके, तो वो हमारे आंखों के दरवाजे खुल गए, हमारे दिमाग के दरवाजे खुल गए कि कैसे ये इंड्यूस होता है। हमने तो 9th and 10th में रट्टा मार के, हम तो बोर्ड के एग्जामिनेशंस में लिख के आए थे, बट सर आज आपने एक्सप्लेन कर दिया है ना, आज आपको बेसिकली मिल गया संसार का ज्ञान। ओके, जोक्स अपार्ट गाइस, लेट्स फोकस। तो बेसिकली ये जो लो प्रेशर है, क्या ये नेचुरली इंड्यूस हो रहा है? नहीं, ये फोर्सफुली इंड्यूस हो रहा है। किस वजह से, ध्यान से समझिएगा, किस वजह से? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ। ओके, तो क्या होगा गाइस, जैसे ये हवा ऊपर उठेगी, तो एक ब्रांच जाएगी हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ, तो दिस सेल विल बी कंप्लीटेड, एंड ये ऊपर जाके पोल्स की तरफ सिंक होगी, तो आपकी ये सेल भी कंप्लीट हो गई। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2, एंड दिस इज सेल नंबर 3। तो गाइज, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल। एंड ये जो मैंने आपके लिए सेल्स निकाली है, इन्हें हम लोग कहते हैं वर्टिकल मेरिडोनियल। ओके, वर्टिकल मेरिडोनियल सेल्स, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे वर्टिकल मेरिडोनियल सेल्स। एंड गाइज, दिस इज हाउ एटमॉस्फेयर सर्कुलेट्स। यही तो है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है? रोटेशन ऑफ अर्थ। तो गाइज, ये चीज ध्यान में रखना,
कि संसार में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। ओके, वो खाली इंसानी जिंदगी है, इंसानी दिमाग है, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें बेवजह चलती रहती है। संसार में ऐसा कभी नहीं होता। ओके, सो दीज आर गाइस बेसिकली दी वर्टिकल मेरिडोनियंस। तो यहाँ से हवा डाइवर्ज हुई, इट इज मीटिंग द कोल्ड एयर विच इज कमिंग फ्रॉम द पोल्स। तो यहाँ पे हुआ हमारा फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट एट अराउंड 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ। ये सेम आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। तो आपको ये सेम सेल्स सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगे। आई एम नॉट ड्रॉइंग, ताकि आपको बेसिकली ज्यादा ये डायग्राम में it shouldn't look like a complex diagram, hence I'm not drawing it, but the same cells, the same pressure belts you will also find over here. So now guys, this cell number 1, this is called as हेडली सेल। इसे हम लोग कहते हैं हेडली की सेल कहते हैं। ओके, सेल नंबर 2 को इसे हम लोग कहते हैं फेरल सेल, वी कॉल इट दी फेरल सेल। ओके, एंड सेल नंबर 3 इसे हम लोग कहते हैं पोलार सेल। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन में आपको मैंने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी पढ़ा दिया एंड इंडक्शन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स भी पढ़ा दिए। तो नाउ गाइस, आई होप कि आपको ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आपको 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ स्पेसिफिकली में क्या हो रहा है, 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ स्पेसिफिकली में कैसा प्रेशर बेल्ट इंड्यूस हो रहा है, लो प्रेशर। एंड ये लो प्रेशर क्या नेचुरल है? नहीं। ये किस वजह से इंड्यूस हो रहा है? ये इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो गाइस, नाउ आई एम कीपिंग दिस डायग्राम एज इट इज। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे अभी हमारा ताइगा एंड टुंड्रा बनेगा, मीन्स बनेगा। ओके, तो प्लीज कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ। ओके, तो इक्वेटर पे कैसा प्रेशर बेल्ट है हमारा? इक्वेटर पे है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सो दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे कैसा प्रेशर बेल्ट है हमारा? सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, द सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कैसा प्रेशर बेल्ट है? हमारा है STHP। ओके, व्हाट इज हैपनिंग एट द पोलर लैटिट्यूड्स? You are having what? You are having a subpolar low pressure. The same thing is happening over here. Okay, here also you are having a subpolar low pressure. And Arctic areas and Antarctic areas में क्या है? हमारा है polar high pressure. You also have here polar high pressure. The North Pole and the South Pole. तो ये हो गए हमारे धरती के प्रेशर पे। Now, please focus on location number 8. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो चीजें हो रही, प्लीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे दो चीजें हो रही है। दो चीजें, सबसे पहली चीज क्या हो रही है? इफ आई एम सेइंग लो प्रेशर, तो गाइस हवा ऊपर उठ रही है कि नहीं उठ रही? आप बोलेंगे ये हाँ सर, हवा तो ऊपर उठ रही है। तो अगर ये हवा ऊपर उठ रही है, तो हवा जैसे ऊपर उठना शुरू करेगी, जो भी उसमें मॉइस्चर रहेगा वो कंडेंस होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, एंड ये लो प्रेशर गाइस बना हुआ इन द सेंस कि ये लो प्रेशर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। अभी कहीं पे पानी है, कहीं पे जमीन है। जमीन पे तो ये उतना अच्छा तरीके से इंड्यूस नहीं हो पाएगा, बट पानी पे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस, हो पाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको समर्स में बढ़िया बारिश मिलेगी? बढ़िया इन द सेंस नॉट एज हाई एज इक्वेटोरियल, बट इट विल हैव अ समर मैक्सिमम। हो सकता है। आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं हो सकता है? एंड क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि समर्स में तो बारिश है, बट ये बारिश आपको थ्रू आउट द ईयर भी मिल सकती है? क्यों? बिकॉज यहाँ पे है आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर अगर है, इफ यू आर हैविंग लो प्रेशर गाइस, तो यहाँ पे तो हवा ऊपर उठती रहेगी एंड यहाँ पे एयर कंडेंस होती रहेगी। तो समर्स में आपको बारिश मिलेगी बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप और देखेंगे तो थ्रू आउट द ईयर भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, एंड विंटर्स में यू विल हैव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं ये ए रीजन कंसिडर कर रहा हूं, तो इन दिस ए रीजन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ए रीजन? What is happening in this A region? Okay, you can have good rainfall. Good rainfall in the sense क्या कि it is not at all as high as equatorial areas.
ये एज हाई एज इक्वेटोरियल एरियाज बिल्कुल भी नहीं है. ओके, नॉट एज हाई. ओके, नॉट एज हाई स्लैश कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट एज हाई स्लैश कॉन्सेंट्रेटेड एज द इक्वेटोरियल एरियाज. ध्यान में रखिएगा, एज इक्वेटोरियल एरियाज इतना बिल्कुल भी नहीं. बट good rainfall in the sense of what? Good rainfall in the sense of what? See, it will have a summer maximum. It will have a summer maxima. Okay, and ये fairly distributed रहेगा. It will be distributed. Okay, it will be fairly distributed throughout the year. It will be fairly distributed. Okay, throughout the year. तो अगर ये रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपको एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा? यस, यू विल हैव व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन ओवर हियर? यू विल हैव द एवरग्रीन वेजिटेशन. बट क्या ये एवरग्रीन वेजिटेशन बेसिकली आपको इक्वेटर जैसा डेंस मिलेगा? नहीं. क्यों? बिकॉज इक्वेटर पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है. ओके, 300 सेंटीमीटर रेनफॉल है. यहाँ पे तो उतना रहेगा नहीं. यहाँ पे तो लेस देन 100 सेंटीमीटर रहेगा. बट ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा विथ समर मैक्सिमम. ओके, बट इसके वजह से आपको क्या मिल रहा है? एवरग्रीन वेजिटेशन मिल रहा है. ओके, एंड गाइज, दिस एवरग्रीन वेजिटेशन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज coniferous. is called as coniferous taiga belt. आप बोलेंगे सर coniferous trees क्यों, क्रिसमस ट्रीज क्यों, ऐसे ट्रीज क्यों जिनका शेप कैसा रहेगा? ये ऐसा नीडल शेप, उनके लीव्स रहेंगे लाइक दिस, एंड उनका शेप रहेगा ऐसे कोन जैसा. तो उनका शेप रहेगा ऐसे कोन जैसा, एंड उनकी शेप रहेगी ऐसे. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? गाइज, समर्स में तो जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो तो होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रेन. बट विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में गाइस इस पे आपकी जमेगी बर्फ. तो अगर बर्फ जम गई लीव्स पे तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? आप बोलेंगे कि सर नहीं. इसलिए ट्रीज कैसे रहेंगे? कोनिकल. क्यों? बिकॉज जो बर्फ है वो स्लाइड डाउन हो जाए. नीडल्स कैसे रहेंगी? पॉइंटेड. क्यों? बिकॉज उन पे पाला नहीं जम पाए, इसलिए. So guys, you will have the induction of coniferous taiga belt where at around 60 to 65 degrees north. ध्यान में रखिएगा, ये साउथ में नहीं रहेगा. मैं क्यों बोल रहा हूं ये साउथ में नहीं रहेगा? प्लीज ध्यान से समझिएगा. ये बेल्ट आपको कहां मिल रहा है? खाली 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ. क्या ये बेल्ट आपको साउथ में मिल रहा है? नहीं. क्यों नहीं मिल रहा है? प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है. अगर मैं 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ बोल रहा हूं तो 65 डिग्रीज नॉर्थ में देखिए कितनी बड़ी लैंड है. यू हैव द लैंड ऑफ कैनेडियन आर्टिक, यू हैव द लैंड ऑफ द स्कैंडिनेविया, यू हैव द लैंड ऑफ द रशिया यूरेशियन पार्ट, एंड यू हैव द कंप्लीट लैंड ऑफ साइबेरिया. तो आपके पास इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स हैं. क्या आपको सदर्न हेमिस्फीयर में कोई लैंड मिल रही है? नहीं. बट गाइस, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बेल्ट नहीं बनेगा. ओके, ऑफ ऑल द प्रेशर बेल्ट, जो सदर्न हेमिस्फीयर का लो प्रेशर बेल्ट है ये फेयरली कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस इन द सेंस क्या? ये आपको इसमें आपको ब्रेक्स नहीं मिल सकते. ब्रेक्स इन द सेंस कि अगर कहीं पे जमीन है, कहीं पे पानी है, तो जमीन पानी से ज्यादा ठंडी होती है, जमीन पानी से ज्यादा गर्म रहती है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट. लैंड की स्पेसिफिक हीट जो है वो पानी से बहुत ज्यादा कम है. पानी जो है ये ठंडा होने के लिए भी टाइम लेगा एंड गर्म होने के लिए भी टाइम लेगा. बट लैंड एग्जैक्टली अपोजिट है ना. आपके घर के बाहर की जो लैंड है समर्स में एकदम से तप जाती है इन द आफ्टरनून, एंड इवनिंग जैसे होगी, नाइट जैसे होगी, वैसे लैंड ठंडी भी हो जाती है. तो गाइस, ऑफ ऑल द प्रेशर बेल्ट्स, दिस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट. ऐसा मत समझिएगा कि आपको कॉनिफेरस बेल्ट ऊपर मिल रहा है. तो क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे लैंड ज्यादा है एंड यहाँ पे लैंड नहीं है, इसलिए आपको बेसिकली कॉनिफेरस बेल्ट ऊपर मिल रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है
कि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट इंड्यूस नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एंड ये फेयरली कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट है, ध्यान में रखिएगा। तो क्यों आपको कॉनिफेरस टाइगर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलता है? बिकॉज साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, at around 60 to 65 degrees south you have predominantly water, लैंड नहीं है जनाब, इसलिए आपको ये जो टाइगा बेल्ट है ये कहाँ मिलता है? बेसिकली you predominantly find in the northern hemisphere and not in the southern hemisphere. So guys, one of the reason for induction of this taiga belt is what? Is this because of the induction of the subpolar low pressure belt. अभी जो सेकंड रीजन है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो गाइज यहाँ पे है हमारा लो प्रेशर, यहाँ पे है हमारा हाई प्रेशर। तो ऐसा भी होगा ना कि ये जो हाई प्रेशर है इससे जो हवा ऊपर जाएगी, ये हवा ऊपर जाके यहाँ पे लो पोलर प्रेशर बेल्ट में मिल रही है। तो नाउ गाइस जस्ट इमेजिन कि सहारा से गर्म हवा ऊपर जा रही है, अटलांटिक जो ओशन है इससे भी गर्म हवा ऊपर जा रही है, एंड हमारे जो पोल्स है, पोल्स कैसे हैं? ठंडे हैं। तो पोल्स से कैसी हवा नीचे आएगी? कोल्ड है। एंड ट्रॉपिकल एरिया से कौन सी एयर ऊपर जाएगी? वार्म एयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज है उससे कैसी हवा ऊपर जाएगी? वार्म एयर। एंड पोल से कैसी हवा नीचे आएगी? कोल्ड एयर। तो जस्ट इमेजिन गर्म और ठंडा मिक्स हो गया तो क्या होगा? टर्बुलेंस बनेगा कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे एक फिनोमिनॉन होता है जो हम लोग ऑफकोर्स डिटेल में पढ़ेंगे, वो फिनोमिनॉन का नाम है फ्रंट्स। व्हाट आर फ्रंट्स गाइस? फ्रंट्स क्या है? फ्रंट्स आर बेसिकली ऐसे जोन्स, ऐसे इंटरैक्शन, ओके, ऐसे इंटरैक्शन के जोन्स, ओके, ऐसे इंटरैक्शन के जोन्स, ओके, जहां पे क्या होता है? जहां पे यू हैव मीटिंग अप ऑफ वार्म एयर एंड यू हैव मीटिंग अप ऑफ कोल्ड एयर। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ट्रॉपिकल एरियाज में वार्म एयर ऊपर जाएगी एंड पोल से ठंडी हवा ऊपर आएगी। तो जैसे ही ये वार्म एंड ठंडी हवा मिक्स होने लगेगी, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक फ्रंट मिलेगा जहाँ पे वार्म एयर आ रही है एंड कोल्ड एयर आ रही है, एंड इसके वजह से आपको यहाँ पे एक रेनफॉल पैटर्न मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंटल रेनफॉल। तो गाइज ये जो फ्रंटल रेनफॉल है ये आपको प्रीडोमिनेंटली मिलेगा इन विंटर्स, विल प्रीडोमिनेंटली फाइंड इन विंटर्स। सो विंटर्स की जो बारिश है ये प्रीडोमिनेंटली किस वजह से आएगी? फ्रंटल रेनफॉल की वजह से। बारिश भी आ सकती है, स्नो स्टॉर्म भी आ सकता है, हेल स्टॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। हेल स्टॉर्म मिलना थोड़ा मुश्किल है इस लैटिट्यूड पे, बट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो जो समर्स में जो बारिश है वो बेसिकली आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ दिस लो प्रेशर समर मैक्सिमम, एंड ये आपको नॉर्थ में मिल रहा है, साउथ में नहीं मिल रहा है। एंड विंटर्स की जो बारिश है ये नॉर्मली किस वजह से आएगी? बिकॉज विंटर्स में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, जो आपका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस आपको नदर्न हेमिस्फीयर में कैसा प्रेशर बेल्ट मिलेगा? कैसा वेजिटेशन बेल्ट मिलेगा? टाइगा कॉनिफेरस। तो पूरा आई एम रबिंग दिस नाउ कंप्लीटली। तो वन कंप्लीट एवरग्रीन कॉनिफेरस टाइगा बेल्ट ऑफ द कोस्टलाइंस ऑफ अटलांटिक टू पैसिफिक। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से हेमिस्फीयर में मिल रहा है हमें, ये आपको प्रीडोमिनेंटली मिल रहा है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड गाइस यहाँ पे एक लाइन आती है, उस लाइन का नाम है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। ये लाइन आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड है इसलिए ये लाइन ज्यादा मायने रखती है। एंड इस लाइन का नाम है इंटरनेशनल ट्री लाइन। इस लाइन के ऊपर क्या होगा? इस लाइन के ऊपर आपको ट्रीज मिलेंगे ही नहीं। तो गाइज आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द टाइगा बेल्ट, एंड इसके ऊपर आपका कौन सा रीजन शुरू होगा? टुंड्रा रीजन। इसके ऊपर आपका कौन सा रीजन शुरू होगा? परमाफ्रॉस्ट रीजन, जो परमानेंटली क्या है? फ्रोजन है। तो
आई गेस अभी आपको समझा होगा कि ज्योग्राफी इतनी मैटर क्यों करती है इंडक्शन ऑफ ताइगा बेल्ट में एंड इंडक्शन ऑफ द टुंड्रा रीजन। तो ट्री लाइन के बाद आपको पूरा का पूरा कैसा रीजन मिलेगा धरती का? परमाफ्रॉस्ट, आइस शीट्स मिलेगी नॉर्थ एंड साउथ में। साउथ में तो ट्री लाइन बेसिकली है, बट वो 66.5 डिग्रीज, उस साउथ को हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। अब एंटार्क्टिका तो खुद ही इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली फ्रोजन है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें क्यों होती है। तो गाइज, दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन टुडे। बिफोर एंडिंग मैं आपको इनकी बेसिकली इमेजेस भी दिखा देता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है ये बेल्ट, कैसे आपको बेसिकली ये ट्रीज मिलते हैं, एंड देन आई विल टेक अप अ कॉल टुडे फॉर टुडेज लेक्चर। So guys, please remember this, that you have a latitude called as 66.5 degrees, जो मैंने बेसिकली बोर्ड पे निकाली है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्री लाइन। इसके ऊपर आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे। यू विल हैव ओनली वेरी स्मॉल मॉसेस, लीचन्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स। तो ऐसे एरियाज को हम लोग कहते हैं द परमाफ्रॉस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेनडियर देखिए स्नो को ऐसे बर्फ करके दे ईट द ग्रास। ओके, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट है रेनडियर कल्टीवेशन पे। एंड हाँ, क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज्यादा इसी एरियाज को इम्पैक्ट भी कर रहा है। ओके, तो अगर मैं आपको एक रीजन बताऊं, ये रीजन है, ये वाला रीजन, इसे हम लोग कहते हैं लैपलैंड। ओके, स्कैंडिनेविया का एक रीजन है, इसे हम लोग कहते हैं लैपलैंड। तो क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा लैपलैंड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि लैपलैंड जो है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एंड अगर मैं आपको साइबेरिया के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पे एक टाउन आता है कॉल्ड एज वर्खोयांस। वर्खोयांस ये ट्री लाइन के ठीक थोड़ा सा ऊपर है। तो वर्खोयांस जो है ये दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट सबसे बड़ी सिटी है। ये दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट सबसे बड़ी सिटी है वर्खोयांस। एंड वर्खोयांस में आप मानेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अभी वहां पे लगभग 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया है इस साल। 37.5, क्लोज टू 38 डिग्री सेल्सियस। ऐसे रीजन जहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -60 रहता है, बट अभी ये टेम्परेचर चले गया 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स। तो गाइज, आई एम क्विकली शोकेसिंग यू द इमेज ऑफ द ताइगा बेल्ट। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल बेल्ट है हमारा। ओके ओके, तो इस तरीके से हमारा होता है ताइगा बेल्ट। ओके, इफ आई एम शोकेसिंग यू द इमेजेस, so see how beautiful you have this conical trees like this. Okay, तो ये है हमारा कॉनिफेरस स्प्रूस फॉरेस्ट। ध्यान से देखिए, कैसे देखिए ऐसे कोन शेप्ड है एंड कैसे पॉइंटेड नीडल्स है ट्रीज की। ओके, तो ज्योग्राफी इज सो डैम इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आप देख भी सकते हो आपके एंड आप फील भी कर सकते हो। तो गाइज, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर विथ मी। बिफोर एंडिंग मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ओके, मेरा टेलीग्राम पे एक ओपन ग्रुप है, इट्स नॉट अ चैनल। तो प्लीज रिमेंबर, एक ओपन ग्रुप है जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर, जिसपे खुद बच्चे ही बच्चों के सवाल जवाब कर लेते हैं। सो इट्स लाइक कौन बनेगा ज्योग्राफर इंस्टेड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। सो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलता है, वहां पे खुद ही जवाब मिलते हैं। एंड इसे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे बस सर्च करना है @ज्योग्राफी बाय प्रीतेश, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ इसी तरीके से देंगे एंड कल के लेक्चर में हम लोग और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते जाएंगे। एंड मेरा वादा है आपसे कि आप लोगों का एटलस मैं पूरा फिनिश कर दूंगा थ्रू दिस सीरीज। तो गाइज, आई थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मुझे आज्ञा दीजिए, ये बंदा आपके साथ फिर से हाजिर रहेगा इन नेक्स्ट लेक्चर, जब हम लोग आगे लेके जाएंगे ज्योग्राफी मैटर्स सीरीज को। तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।